प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। हम पढ़ रहे थे बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनुपुरी। हमने पिछली अन्वितियों में अथवा पिछले व्याख्यानों में बाल गोविंद भगत के चरित्र के संबंध में पढ़ा, उनका आंतरिक और बाह्य चरित्र चित्रण जाना। इसके साथ साथ उनके परिवार के बारे में, उनकी जीवनचर्या के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके दर्शन के बारे में हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की। और हमने पढ़ा कि बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी थे, अतः कबीर के पदों को ही वो गाया करते थे। वे विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न मासों में अलग अलग तरीके से लोगों के सामने अलग अलग शैली के साथ अलग अलग समय पर कबीर के पद संगीत के रूप में प्रस्तुत करते थे। आषाढ़ की रिमझिम में वे खेतों में काम करते, मजदूरों के मन को मोहित कर देते थे। किसान जब खेतों में धान की रोपनी करते तो बाल गोविंद भगत अपने संगीत से उनका मनोरंजन करते रहते थे। भादों का महीना जब आता था तो आधी रात के समय वे मेंढकों की आवाज को अथवा झिल्लियों की झनकार को चीर करके अपना संगीत लोगों तक पहुंचाते थे। और इसके बाद आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना बड़ा सुहावना होता है, उसमें दीपावली आती है। कार्तिक शरद ऋतु का प्रारंभ करता है। कार्तिक से फागुन तक सर्दी की ही ऋतु रहती है, जबकि फागुन में मधुमास आता है, उसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लो ही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बागीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़े लेकर बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। यह है बाल गोविंद भगत के शरद ऋतु के प्रभात में गाए जाने वाले गाने का परिचय। लेखक कहता है, कार्तिक आते ही वो प्रभातियां शुरू कर देते थे। प्रभातियों का थोड़ा परिचय सुनिए। हमारे उत्तर भारत में प्रातःकाल प्रभात के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको प्रभातियां कहते हैं। उसमें जागरण गीत भी हो सकते हैं, उसमें शब्द भी हो सकते हैं, कोई मंगल ध्वनि हो सकती है, उसमें कोई भजन कीर्तन भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आजादी के आंदोलन में तो लोगों में आजादी के प्रति जज्बा जगाने के लिए या अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न करने के लिए भी देशभक्त प्रातःकाल प्रभातियों के माध्यम से लोगों को जगाया करते थे। यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत के शब्दों को प्रभातियां कहा गया है, क्योंकि इस समय वे प्रभात में ही गाते थे, जबकि भादों में और आषाढ़ में वे दिन में गाते थे। भादों में रात को और आषाढ़ में दिन में गाते थे, इसलिए उनको प्रभातियां नहीं कह सकते। किंतु कार्तिक के महीने से फागुन तक वे प्रातःकाल किसी सरोवर, तालाब या गांव के बाहर ऊंचे भिंडे पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वो गाया करते थे। उसी का परिचय यहाँ दिया गया है।
लेखक कहते हैं कि उनकी प्रभातियां फागुन तक चला करती थी। इन दिनों अर्थात कार्तिक से फागुन तक वो सुबह ही उठ जाते थे, बहुत जल्दी भोर में। वो न जाने कब उठ करके वो गांव से 2 मील दूर बहती नदी में स्नान करके आते थे। नहाकर धोकर जब वो लौटते थे तो गांव के ऊंचे पोखरे पर, भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर के वो बैठ जाते थे। भारत के गांवों में लगभग तालाबों की प्रथा रही है। किसी भी गांव की संपन्नता का सूचक तालाब होता है। हरियाणा में इसको जोहड़ भी कहते हैं। जोहड़ या तालाब का किनारा बहुत ऊंचाई पर होता है। कई बार बड़ अथवा पीपल के पेड़ भी लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये बड़े विशाल होते हैं। और कुछ धनिक लोग उन वृक्षों की रक्षा के लिए चबूतरों का निर्माण भी करवा दिया करते हैं। ऐसे ऊंचे स्थान को हम भिंडा कहते हैं। वह कच्चा भी हो सकता है, चबूतरा भी हो सकता है। मूल रूप से भिंडा वह ऊंचा स्थान है जो किसी सरोवर या तालाब के किनारे पर, ऊंचाई पर होता है। तो उस भिंडे पर वो बैठ करके पूरब की ओर मुंह करके और अपनी काली कमली सिर पर डाल करके, खंजड़ी हाथ में लेकर के कबीर के पद गाना शुरू कर दिया करते थे। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत देर तक सोने वाला हूँ। लेखक और साहित्यकार जो होते हैं वो अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह से रखते हैं। अपने डायरी में, अपने साहित्य में, कविताओं में वे अपने जीवन की अच्छी और बुरी बातों का बिना किसी निसंकोच के वर्णन कर दिया करते हैं। यहाँ पर लेखक का मानना है कि वो भी बहुत देर तक सोने वाला रहा है, जल्दी नहीं उठते थे। पर अनेक बार ऐसा समय भी आया जब बहुत देर तक सोने वाले लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर के माघ की दांत किटकिटाती सर्दी में भी पोखरे तक चल करके गए। माघ का महीना सर्दी का महीना होता है। माघ और पौष दोनों महीनों में सर्दी बड़े तीव्र गति से पड़ती है और लोगों को कपकपा देती है। ऐसे महीने में बिस्तर से बाहर निकलने को मन नहीं करता। पर लेखक कहता है कि बहुत देर तक सोने वाला होने के बाद भी मैं उनके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि कई बार पोखरे तक चल करके गया। अब जब वो पोखरे पर जाते हैं ना, तो उनको कैसा दृश्य दिखाई देता है उसकी चर्चा करता है लेखक। कहता है कि आसमान में तारे अभी चमक रहे थे। भोर का समय एक ऐसा होता है जब आसमान में तारे भी होते हैं और पूरब को सूरज निकलने को होता है तो लाली भी होती है। आसमान लाल रंग का हो जाता है, कुछ लाली लालिमा केसर के समान रंग आसमान पर आ जाता है। तो ऐसे समय में कहते हैं कि तारों के दीपक बुझे नहीं थे, तारे अभी थे। और जो पूरब में सूरज के उगने के कारण या उगने से पहले जो लाल रंग का आसमान था, उस लाली को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र एक तारा होता है जो प्रातःकाल भोर में दिखाई देता है। हमारे गांव में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग तारों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। सप्तऋषि मंडल, ध्रुव तारा या शुक्र तारा, अलग अलग नामों से तारों को जानते हैं। और यहाँ तक कि प्राचीन काल में जब घड़ी का समय नहीं था, घड़ियां नहीं थी, तो तारों से ही समय जान करके समय का अंदाजा लगा करके बुजुर्ग लोग सुबह सुबह उठ जाया करते थे। तो लेखक उसी बात की चर्चा कर रहा है कि शुक्र तारा उस भोर की लालिमा को और बढ़ा रहा था। ऐसे में चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, अर्थात चारों ओर आसमान में धुंध, जिसको कहते हैं अपने ग्रामीण भाषा में, वो कोहरा छाया हुआ था आसमान में। और जो कोहरा जब छाता है तो हमको ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर सफेद चादर एक में हम लिपटे हुए बैठे हैं और एक विचित्र सा वातावरण होता है। ऐसे वातावरण में जादुई सा संसार होता है, हम ये कह सकते हैं। बाल गोविंद भगत खंजर लेकर गा रहे थे और गाते गाते वो इतने मस्त हो जाया करते थे कि खंजरी से उनका हाथ खंजरी लेकर के ऊपर उठ जाता था और मानो उठने को हो गए हों, नाचने को हो गए हों। उसी मस्ती में बार बार उनकी कमली उनके सिर से खिसक जाती थी और बार बार वो कमली को संभालते थे। इस बात का चित्रण किया है कि बाल गोविंद भगत संगीत में तल्लीन हो जाया करते थे, इतने मस्त हो जाते थे कि नाचने को उनका मन करता था और उसकी कमली बार बार सिर से नीचे खिसक जाया करती थी। लेखक कहता है, मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे।
लेखक कहते हैं कि मैं जाड़े से कँप-कपा रहा था, क्योंकि माघ का महीना बताया है। माघ मास में सर्दी बड़े तीव्र वेग पर होती है। तो माघ के महीने में लेखक कँप-कपा रहा है, दाँत किटरा रहे हैं उसके, पर गा बाल गोविंद भगत इतने मस्त हैं गाने में कि बार-बार उनकी कमली खिसक जाती है, वे नाचने को हो जाते हैं और गाते-गाते इतना श्रम करते हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। यानी उस सर्दी के अंदर भी जब लोग कँप-कपा रहे थे, दाँत किटकिटा रहे थे, ऐसे समय में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीना आया रहता था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गाने में कितने मस्त होंगे अथवा अपने गाने को वो कितने तल्लीनता के साथ गा रहे होंगे। ये बाल गोविंद भगत का कार्तिक से फागुन तक का संगीत बताया है। हमने पिछली अनवितियों में बाल गोविंद भगत के आषाढ़ के संगीत के बारे में पढ़ा, भादों की अंधेरी रातों में कैसे गाते थे वो, इसके बारे में पढ़ा, कार्तिक से फागुन तक वो किस प्रकार से प्रभातियां गाते थे, इसके बारे में पढ़ा। इससे आगामी अनविति में हम पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत गर्मियों की संध्या या सांझ में किस प्रकार से गाया करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज के व्याख्यान में जो कुछ बताया है, आप उसका पुनर्पठन करें। आपसे मिलेंगे कल अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभाशीष।